नमस्कार, जय हिंद। आज हम करेंगे पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो इसी को हम कहते हैं पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस। तो इसे पास्ट इंडेफिनिट कहें या हम सिंपल पास्ट के नाम से जानें, तो एक ही टेंस होता है। तो इस टेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे? तो हिंदी में इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में या बोलें हम क्रिया के अंत में। इसको नंबर वाइज यदि हम कहें तो क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे ऐसा मिलता है। या दूसरे प्रकार से बोलें तो आ, ई और ए का उच्चारण अंत में होता है। इसको ही हम आ, ई और ए भी कह सकते हैं, और इसी को हम या, ये और ये भी बोल सकते हैं। और चौथे नंबर के रूप में यदि हम देखें तो हमें ऐसा भी वाक्यों में मिल सकता है कि ता तो था, या ती तो थी, या ते तो थे। या इसी को हम बोल सकते हैं अवश्य या जरूर के साथ में, यानी ऐसे शब्द दिए हों अवश्य या जरूर, और उसके साथ में दिया हो ता था या ती थी या ते थे, तो हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस यदि सिंगल रूप में बोला जाए, भले ही उसकी पहचान या हिंदी में कोई बोल दे चुका था, चुकी थी, जैसे मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, तो अब इस वाक्य को हम सेंस के अनुसार समझेंगे। यदि मैं खाना खा चुका था और इसके आगे या पीछे कोई सेंटेंस छुपा है या उसका उल्लेख किया गया है, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। लेकिन यदि वो वाक्य सिंगल है, यानी सिंगल क्लाउज के रूप में है, और चुका था, चुकी थी, चुके थे इस प्रकार से हिंदी में उच्चारण भी कर दिया गया है, लेकिन वो वाक्य सिंगल क्लाउज में है, तो ऐसा वाक्य सदैव पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाया जाएगा। जैसे मरीज मर चुका था, तो यहाँ ध्यान रखना है, तो इसके आगे पीछे कोई ना कोई सेंटेंस महसूस हो रहा है, यानी डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के आने के बाद, तो इसमें एक दूसरा क्लाउज छिपा हुआ है। यदि उसका उल्लेख दोनों वाक्यों में साथ किया जाएगा, तो फिर हम जो घटना बहुत पहले, यानी जस्ट पास्ट में नहीं बल्कि उसके और पहले, यानी मोर पास्ट में घटित हुई है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, और जो जस्ट पास्ट में घटना घटी है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो जब भी दो क्लाउज में यदि सेंटेंस मिलेगा, तो जो घटना जस्ट पास्ट में घटी हुई है उसे हम इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो घटना मोर पास्ट में घटी हुई है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जस्ट पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल पास्ट की मोटे तौर पर हमारी ये पहचान होती है। अब जैसे यहाँ या, ये आया है, या आ, ई, ए इस प्रकार से आया है, और इसके बाद में यदि था, थी, थे यदि मिलता है, तो वह हमारा परफेक्ट में चला जाएगा। तो हिंदी में, यानी कि यदि अंग्रेजी में सही वाक्य है तो उसका हिंदी में सही उच्चारण किया जाए तो हमें पहचान के रूप में ये मिलता है। तो जब कभी इस प्रकार से दिया हो तो हम समझेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और सेंस उसका जस्ट पास्ट
तो पहचान के अलावा हमें ध्यान रखना है इसकी हेल्पिंग वर्ब या इसकी मेन वर्ब क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में विशेष बात हमें ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र टेंस है जिसमें कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है और किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म का उपयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ अफर्मेटिव में इसकी सिंटेक्स हो जाएगी सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंटेक्स हो जाएगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया पर जोर दिया गया हो, यानी कोई भी कार्य में अवश्य या जरूर या कार्य की बाध्यता हो, यानी वो कार्य कन्फर्म हो, डेफिनेट हो, तो हम उस इंडेफिनिट टेंस में भी सेकंड फॉर्म को हटा करके डिड का प्रयोग कर देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में भी। तो यहाँ उसकी सिंटेक्स बन जाएगी सब्जेक्ट और प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये सिंटेक्स हमारी कब होगी, जबकि हमारा वाक्य कैसा होगा, एम्फेसिस, यानी क्रिया पर जोर दिया गया हो। तो हम इस प्रकार से सिंटेक्स अफर्मेटिव सेंटेंस में भी बनाते हैं। तो पहले हम अफर्मेटिव का इसका उदाहरण लेंगे और इसके बाद में हम इसका उदाहरण लेंगे। तो दोनों उदाहरणों से आप इनके अंतर को समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि वह विद्यालय जाता था, और इसी वाक्य को हिंदी में कह दिया जाए कि वह विद्यालय जाता तो था, जाता तो था या अवश्य जाता था। तो जाता तो था या तो के स्थान पर हम जरूर या अवश्य बोल देते कि वह विद्यालय जरूर जाता था। अब ये दोनों अफर्मेटिव में हैं, तो वह विद्यालय जाता था अर्थात he went to school। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये गो का सेकंड फॉर्म हो गया went, और यहाँ पर टू स्कूल के लिए प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो he went to school। अब हम इसको देखेंगे कि वह विद्यालय जाता तो था। तो क्रिया पर यहाँ जोर दिया गया है, जाता तो था यानी अवश्य जाता था। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे कि ही डिड गो टू स्कूल। तो यहाँ डिड का प्रयोग हो गया। तो जब डिड का प्रयोग होगा तो फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब यानी गो और डिड हमारा गो को एम्फेसाइज कर रहा है। इस टेंस में छात्रों को ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कोई बाध्यता नहीं होती है, यानी कोई भी सब्जेक्ट के साथ में हम डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का जो फॉर्म होता है वो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म रहेगा। लेकिन जब भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, तो हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का ज़्यादा लफड़ा नहीं मिलता है, यानी आई भी दे यू सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन कोई भी हो तो हमें जहाँ आवश्यक होगा वहाँ हम डिड लगाएंगे या फिर डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट यथावत रहते हैं। तो अब चलेंगे हम दूसरा सेंटेंस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस।
तो नेगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य जिसमें कि नहीं दिया हुआ हो या नकारात्मक भाव दिया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं, जैसा कि हम सिंटैक्स रचना के समय आपको पूरा डिटेल बता चुके हैं। तो यहाँ इसकी सिंटैक्स होगी सब्जेक्ट से ही आरंभ, तो सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बाद में डिड का प्रयोग यहाँ होगा और प्लस होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स हो जाएगा। तो उदाहरण यदि हम इसके लें तो उदाहरण के रूप में जैसे वह विद्यालय नहीं गया, या इसी को हम बोल सकते हैं कि वह विद्यालय नहीं जाता था। तो जाता था बोल दें या नहीं गया, तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, यानी ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह को हम ही लिखेंगे। अब देखेंगे नेगेटिव है तो डिड का प्रयोग करेंगे, तो ही डिड। अब इसके बाद में ये ध्यान रखना है यहाँ सिंटैक्स में भी, तो यहाँ छोड़ दिया था, तो यहाँ डिड और प्लस हमारा नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी वह विद्यालय नहीं गया या वह विद्यालय नहीं जाता था। अब देखेंगे तीसरा, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। या इसको हम बोल देते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य हम हिंदी में लिख सकते हैं, या निषेधात्मक भी बोलते हैं इसको। तो इसमें भी हमें दो प्रकार के मिलते हैं। तो एक मिलेगा हमें यस नो आंसर टाइप, तो इसको हिंदी में हम हाँ ना उत्तर प्रकार के प्रश्न लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी हाँ ना प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो उसकी सिंटैक्स सदैव उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, और डिड के साथ में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन मार्क अंत में लगाना ना भूलें। तो ये हमारी सिंटैक्स हो जाएगी इंटेरोगेटिव यस नो आंसर टाइप की। जैसे कि इसी उदाहरण को यदि हम लें तुलनात्मक रूप से, तो क्या वे विद्यालय गए, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डिड दे गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। अब हिंदी में इसको हम बोल सकते थे क्या वे विद्यालय जाते थे या क्या वे विद्यालय गए, तो डिड दे गो टू स्कूल। तो यहाँ डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद दूसरे प्रकार का जो होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, उसकी सिंटैक्स कैसे बनेगी और उसके जो वाक्य मिलेंगे उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसे हम नंबर 2 के रूप में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का लेके चलेंगे। तो नंबर 2 WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, और हिंदी में इसको बोल देते हैं प्रश्नवाचक शब्द प्रकार का प्रश्न। इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें अंदर यानी कि वाक्य के अंदर बीच में कहीं भी
प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं, जैसे क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसे है। तो ध्यान रखना पड़ता है कि इन सभी प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी हमको वाक्य के आरंभ में लिखनी होती है, जबकि यस नो आंसर टाइप में वाक्य हमेशा क्या से आरंभ होता है। तो क्या की अंग्रेजी वाट उसमें नहीं बनानी होती, बल्कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले लिख देते हैं, तो वही हमारा सेंस दे देता है क्या का। तो यहां इसकी सिंटैक्स होगी WH वर्ड। और इसके बाद जो सिंटैक्स हमारी यस नो आंसर टाइप की होती है, वही सिंटैक्स हम इसमें लिख देंगे, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंटैक्स हमारी WH वर्ड टाइप क्वेश्चन की हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे तुम विद्यालय कब जाते थे, तो यहाँ WH वर्ड यानी व्हेन, तो पहले हम कब की अंग्रेजी व्हेन लिखेंगे, तो व्हेन। अब हेल्पिंग वर्ब यानी डिड इसमें, और डिड के बाद में सब्जेक्ट यानी यू, फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे गो टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। अब इसके बाद में चौथे प्रकार का जो हमारा सेंटेंस होगा, वह होगा हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि उसमें प्रश्न भी होगा और उसमें नहीं का अर्थ भी होगा या नहीं होगा, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों होंगे। तो उसमें हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में हम नोट लगा देंगे, यानी कि जो हमने इंटेरोगेटिव में WH वर्ड टाइप क्वेश्चन और यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन की सिंटेक्स बनाई थी, तो उसी सिंटेक्स को हम यथावत रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में हम नोट लगा देंगे, तो वह हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें पहला प्रकार का हमारा होगा यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन वाला। तो इसका स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये हमको यहाँ ध्यान रखना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सिंटेक्स होता है। अब इसके अनुसार ही हम हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे क्या तुम कल विद्यालय नहीं गए, तो क्या से ये आरंभ हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिड का प्रयोग कर देंगे वाक्य की पहचान के अनुसार। तो डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ ध्यान रखना है कि बात हमारी पास्ट में चल रही है, तो इसलिए हमें कल यानी कल, ये बीता हुआ कल यस्टरडे। यदि फ्यूचर में बात होती तो हम टुमारो कह देते यहाँ पर। तो इस बात को भी स्टूडेंट को परीक्षा की दृष्टि से ध्यान करके चलना है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा प्रकार, यानी कि WH वर्ड टाइप। तो इसकी सिंटैक्स होगी WH वर्ड, और इसके बाद में जो यस नो आंसर टाइप की सिंटैक्स है उसी को हम यथावत लिख देते हैं। तो डिड प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगाएंगे। अब लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क।
तो ये सिंटैक्स हो जाएगी हमारे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन की। तो एग्जाम्पल के रूप में, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं गए? तो आ ई ए यानी ए लास्ट में आया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है। और फिर क्यों यानी प्रश्न आया और नहीं आया तो समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव है। तो इसी के अनुसार हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ सिंटैक्स देखेंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड हमारा ये क्यों हुआ, तो इसकी अंग्रेजी हम बना देंगे वाई। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है, तो यहाँ पर डिड लिख देंगे। अब डिड के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, तो सब्जेक्ट यानी कि तुम अर्थात यू। अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, तो यू नॉट। अब वर्ब यानी गए, गए यानी जाना गो, तो फर्स्ट फॉर्म होगा गो टू स्कूल। और समय कल के लिए हम यहाँ लिख देंगे यस्टरडे। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हम भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे 2 वर्ष पहले मैं उसे पत्र लिखा करता था। इस प्रकार से हमें वाक्य मिलते हैं। लेकिन सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो हम पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का उपयोग करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, और नेगेटिव है तो डिड का उपयोग हम करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अफर्मेटिव में इसे हम यूज टू का प्रयोग करके भी बनाते हैं। जैसे 2 years ago I wrote him letters। या हम इसी वाक्य को इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि 2 years ago I used to write him letters। अर्थात 2 वर्ष पहले मैं उसे पत्र लिखा करता था। या कह दें कि जब मैं स्टूडेंट था तो सुबह जल्दी जागा करता था। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस वाक्य को ले रहे हैं कि सुबह जल्दी जागा करता था, यानी मैं सुबह जल्दी जागा करता था। तो यहाँ हो जाएगा आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी मैं सुबह तड़के या जल्दी जागा करता था। या हम इसको डिड फॉर्म में भी लिखेंगे तब भी ये गलत नहीं माना जाएगा, यानी कि सेकंड फॉर्म का उपयोग करके। तो सेकंड फॉर्म तो यहाँ भी हो गया यूज का यूज्ड, तो इसको बना सकते थे आई वोक अप, यानी सेकंड फॉर्म के रूप में अर्ली इन द मॉर्निंग। तो भी हमारा ये सही माना जाएगा। कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि मेन वर्ब नहीं होता, यानी एडजेक्टिव होगा या नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, तो उनको भी हम पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत रख देते हैं। लेकिन उनमें लिंकिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि वह डॉक्टर था। तो यहाँ हो जाएगा ही वॉज अ डॉक्टर। या कह दें कि वे छात्र थे, वे छात्र थे। तो यहाँ हो जाएगा दे वर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाता है, और इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत मान लेते हैं। जबकि ये हमारी वर्ब्स होती हैं तो ये लिंकिंग वर्ब के रूप में है, और वैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस में हम आगे करेंगे। तो उम्मीद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उदाहरण जो मैंने एक एक दिए हुए हैं
अन्य वाक्य यदि मिलेंगे इसी प्रकार से तो हम उन सबको भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको ये सब समझ में आए होंगे। केवल हमें इसमें ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों एक साथ में हों तो हमें डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना होता है। लेकिन जब कोई वाक्य एम्फेटिक हो यानी कि क्रिया पर जोर दे करके कहा गया हो सेंटेंस में, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर देते हैं। और जो भूतकाल की आदत है उसके लिए भी हम डिड का या वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या यूज टू का प्रयोग हम कर देते हैं। लेकिन जब हमें कोई भी घटना मोर पास्ट की दी गई हो और उसके साथ में उसके जस्ट पहले पास्ट में घटित हुई घटना का यदि हमें ट्रांसलेशन करना पड़े तो उसे भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।